हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन जो है वे टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं जो आपको पैट के सिलेबस अनुसार दिए गए हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपके क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी 1 से 5 तक इंडियन हिस्ट्री से रहेगी। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। जो 326 में सिकंदर और पोरस के युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है ए यमुना नदी के किनारे, बी सतलज नदी के किनारे, सी चंबल नदी के किनारे या डी झेलम नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, झेलम नदी के किनारे। जब सिकंदर और राजा पोरास के बीच जो युद्ध हुआ था 326 बीसी में, तो वह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया क्या पाली केनन किस धर्म का मूल ग्रंथ था। तो किस धर्म का मूल ग्रंथ था। आपके ऑप्शन है ए ताओ धर्म का, बी पारसी धर्म का, सी जैन धर्म का या डी बौद्ध धर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस धर्म का ग्रंथ था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित था। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए नंदीवर्धन द्वारा, सी हरिहर द्वारा या बिंदुसार द्वारा या दंती दुर्ग द्वारा। तो किसके द्वारा करा गया था, तो हरिहर द्वारा कराया गया था, क्या स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आप भी वीडियो को पूरा और अंत तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं, जिनसे आपको 15 से 20 नंबर का इसी वीडियो में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है हेलिओडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में या डी आंध्र प्रदेश में। तो किस राज्य में स्थित है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में निम्न में से कौन सा एक है। ए ताओ धर्म, बी सुखवाद, सी वेदांत या मूर्ति पूजा। तो कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देवांत। कौन सा, देवांत आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे आपके यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है क्या आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक थे वह कौन थे। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक। तो कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। कौन थे, लोकमान्य तिलक आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर 1905 को, बी 15 नवंबर 1905 को, सी 15 सितंबर 1905 को या 15 अगस्त 1905 को। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह से, बी डी सावरकर से, सी दादा भाई नौरोजी से या पी मित्रा से। तो किससे है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पी मित्रा से। किसका, जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध पी मित्रा से है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है। जो भारत में गर्म दलीय आंदोलन है उसका पिता किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी बिपिन चंद्र पाल को या डी किसे, सुभाष चंद्र बोस को। तो किसको माना जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत के गर्म दलीय आंदोलन का पिता भी माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 21 अप्रैल 1857 को, बी 23 मार्च 1922 को, सी 5 फरवरी 1842 को, या 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही होगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो आधे में ही छोड़कर चले जाते हो, जिससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मान लो अगर आपने यहाँ लो पूरी वीडियो देख ली, मान लिया पूरी वीडियो देख ली, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो आगे से है जो आपके अगले क्वेश्चन दिए हैं, क्या पता उनमें से ही आपको 10 क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भूगोल। क्या अगला जो टॉपिक आ जाता है भूगोल। ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नागरहोल जो नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी उड़ीसा में, या राजस्थान में। तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है कर्नाटक में। जो नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में स्थित है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, किसी ना किसी सेट में यह क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए मंसूरी में, बी नई दिल्ली में, सी नागपुर में, या देहरादून में। तो कहाँ पर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए गोबी मरुस्थल, बी सारा मरुस्थल, डी सी थार मरुस्थल, या आटाकामा मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। आपका अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से होता है, कौन सा है। जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है वह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी ब्रह्मगिरी, सी अमरकंटक, या पश्चिमी घाट का ढलान। तो कहां से नर्मदा घाटी का उद्गम होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, क्या आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है किसके, यूपी SSC पैट के लिए। जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को लोन देती है। अधिकतर जो मेरे प्रैक्टिस सेट है उनमें से आपको इन प्रैक्टिस सेटों में से हर किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को लोन देती है वह दर कौन सी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है इसका, रेपो दर। रेपो दर जो होती है वह रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को क्या देती है, लोन देती है। आपका अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। जो सेवा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीयक क्षेत्र को, सी तृतीयक क्षेत्र को, या चतुर्थ क्षेत्र को। तो किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। आपके ऑप्शन है ए कपड़ा उद्योग, बी वस्तु का परिवहन, सी कपास का उत्पादन, या बैंकिंग। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है अपितु उनकी कार्य क्षमता के आधार पर है। तो वह क्या है। आपके ऑप्शन है ए समाजवादी है, बी मिश्रित है,
सी पूंजीवादी या माइक्रोसवादी। तो इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवादी, आपका करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो कौन सा प्रगतिशील कर का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए उत्पादन शुल्क, बी चुंगी, सी आयात कर या आयकर या गृह कर। तो कौन सा है? तो आयकर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कौन से आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अगला जो भारतीय संविधान या लोक प्रशासन से भी आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? वह भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1 में बताया गया है, बी अनुच्छेद 2 में बताया गया है, सी अनुच्छेद 3 में बताया गया है या डी अनुच्छेद 4 में बताया गया है। तो किस में बताया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान को राज्यों का संघ भी बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना और समाजवाद, जो प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा या डी या 449वें संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, सी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, बी रुद्रनंदा सिंह, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? जो संपत्ति का अधिकार है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 36वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए को, बी को या ए बी को या ओ को। तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ब्लड ओ को। किसे? ओ को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर का, बी हाइड्रोमीटर का या बैरोमीटर का या पाराबाला थर्मामीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश डैश सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कौन करता है? सूर्य का जो प्रकाश है उसे 7 वर्णों में विभाजित कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी या प्रिज्म या अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में कौन बांटता है।
आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल वाष्पीकरण पृथ्वी मतलब जल का वाष्पीकरण होता है, तो किस तापमान पर होता है। आपके ऑप्शन है ए 273 कैलोरी पर, बी 100 कैलोरी पर, या 373 कैलोरी पर, या 0 कैलोरी पर। तो किस पर होता है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, 373 कैलोरी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए चूना पत्थर, बी चूना, बी सी मार्बल, या बास्किंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो क्या है सामान्य नाम क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बास्किंग सोडा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाता है क्या, बास्किंग सोडा। आपका अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको यूपी SSSC पैट का बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ा देता है। और इन क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चनों का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। आपका जिनमें से पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए मौसम प्राय साफ और शुष्क रहता है, बी हवाएं मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया में प्रभावित होती हैं, सी हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं, या हवाएं निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब की ओर प्रेरित होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, हवाएं किससे हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बोरियल वन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है, संसाधन कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए गेहूं, बी वन्य उत्पाद, सी नींबू, या प्राकृतिक रबर। तो कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वन्य उत्पाद। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की गणितीय घनत्व क्या होता है। जो जनसंख्या का घनत्व होता है वह क्या होता है। आपके ऑप्शन है संपूर्ण भूमि, जो संपूर्ण भूमि है उस पर कुल जनसंख्या का अनुपात, या संपूर्ण ग्रामीण भूमि पर कुल जनसंख्या का अनुपात, संपूर्ण कृषि भूमि पर कुल जनसंख्या का अनुपात, या संपूर्ण भूमि पर कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच अनुपात। तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। मतलब आपकी जितनी भूमि है उसको हम ऊपर रखेंगे और जितनी क्या है जनसंख्या है उसको हम नीचे रखेंगे। तो आपको जो काट कर जो आपका आएगा तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, या उसे किसी भी चीज़ का घनत्व कहा जाता है। जैसे ठोस हुआ, गोला हुआ, आपने मैथ में पढ़े होंगे, वर्ग घन जो भी है तो उनका घनत्व कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रदेश की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया किसको जोर दिया था। आपके ऑप्शन है ए होम रूल को, बी पूर्ण स्वराज को, या औपनिवेशिक स्वशासन को, या प्रशासन में भारतीय और उच्च भागीदारी को। किस पर जोर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज को जोर दिया था। किसमें, जो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज को बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे। जो चौखन्ना सिद्धांत था उसके अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है MG रोनाल्डे, बी महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, या एनी बेसेंट। किसे, एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा दक्षिणतम बिंदु है। तो ये क्या UPSC के जो रवि सियाग है उनसे इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु क्यों है। जो रवि सियाग ने जिसने UPSC में 18वीं रैंक प्राप्त की है, तो उनसे यह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा बिंदु, बी शास्त्री बिंदु, या मोदी बिंदु, या राम बिंदु। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसा, इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। क्या आप कभी यहाँ पर चौक जाओ बिंदु हिंदी में दिया गया है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम क्या है। क्या बायोम क्या है, जो न्यूनतम काल वृद्धि का बायोम है वह कौन है।
तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? टुंड्रा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेमन अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है, ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी इसको का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जो लोकसभा का प्रोटेम जो प्रोटेन स्पीकर जब प्रोटेन या उप जो स्पीकर होता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो यूपी SSSC पैट के एग्जाम से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वे सारे इतने ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।